बोर्ड का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम, और कल हमने इसके 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इसके आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हम बात करना शुरू करेंगे आज। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑन द इंक्लाइंड सरफेस of a prism from air medium and produce angles of refraction r and v। दो एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन r and v यहाँ पर दिखाए हुए हैं। किस तरह का सिचुएशन है कि ये एक प्रिज्म है जिसका इंक्लाइंड प्लेन ये है, एयर से रे ऑफ लाइट, देयर आर टू रेज ऑफ लाइट। एक कहते हैं कि वो वायलेट है ना, एट द सेम एंगल, ये एंगल समझो x है, तो ये रेड और ये वायलेट, हाँ, ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल, ये x तो ये भी x, हाँ, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, ये नॉर्मल बनाया हुआ है। और अब ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंगल। ये कहते हैं कि भाई आफ्टर बेंडिंग यहाँ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है वो इधर r है, इधर v, उसका नाम रख दिया। they produce angles of refraction after entering into the prism, angles of refraction r and v respectively। r is for red light and v is for violet। तो which of the following is correct। अभी ज़्यादा बेंडिंग किसकी होती है? हम कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है। ज़्यादा बेंडिंग, नॉर्मल तो एक जैसे ही रहेंगे, नॉर्मल तो 90 डिग्री एंगल बनाता है, सेम नॉर्मल, ठीक है, और ये एंगल भी सेम है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कौन ज़्यादा बेंड करेगा, कौन कम बेंड करेगा। ये रेड है तो इसकी बेंडिंग कम होगी, ये वायलेट है तो इसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी। जब इसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो छोटा होगा, इसकी बेंडिंग कम होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा। तो आप कह सकते हैं आर इज ग्रेटर देन वी। ऐसा ऑप्शन दिखा है यहाँ पे, कह रहे हैं आर इज इक्वल टू वी, बी कह रहा है आर इज ग्रेटर देन वी, तो दिस एंगल विल बी ग्रेटर। दैट शोज दैट इनसाइड द प्रिज्म द बेंडिंग ऑफ रेड लाइट विल बी लेस एंड बेंडिंग ऑफ वायलेट लाइट इज मोर। हमेशा डायग्राम से फॉलो करो चीज़ों को तो जल्दी समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। एग्जामिन दी अबव फिगर। ये हमें एक फिगर दिया हुआ है, क्या है इसमें? कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके सामने। एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। वन स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, ये 1 सेंटीमीटर है। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कॉनकेव मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल और ये बीच में एफ है, फोकस है। तो हम इसे देख लें, पहले ये समझ में आ जाएगा हमको कि अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ एफ जो होगा वो 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर होगा। हाँ, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड तो हम इसको -3 सेंटीमीटर लिखेंगे, है ना। तो आगे हम देख लेते हैं कि ये ऑप्शन क्या दे रहे हैं हमको, उसके अकॉर्डिंग कुछ और भी होगा तो देख लेंगे। द मिरर है द फोकल लेंथ ऑफ -6, ये बात गलत है, -3 सेंटीमीटर दो जगह लिखा हुआ है, तो यानी इन दोनों में से एक बार ठीक होगी। विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मैग्निफिकेशन -1? हाँ, माइनस इन मैग्निफिकेशन मीन्स द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, जो कि यहाँ पर होने वाला है, और 1 मतलब जो h डैश है इमेज का हाइट वो h के बराबर है ना, यानी सेम साइज इमेज। आपको ये बात पता होनी चाहिए, यहाँ पे बैकग्राउंड नॉलेज आपको होना चाहिए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C in front of a concave mirror, the image is formed at C only and the size of the image is the same as the object। तो सेम साइज इमेज बनती है, तो मैग्निफिकेशन h डैश अपॉन h 1 होता है, क्योंकि h डैश यहाँ पे माइनस होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी ना। तो -3 इसका फोकल लेंथ है और मैग्निफिकेशन -1 होगा। सी ऑप्शन जो है +1 होगा। +1 का मतलब है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ऐसी तो बैक साइड पड़ती है, तो वो यहाँ पे गलत है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि
फोकल लेंथ इसका -3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड है, और इमेज जो है वो सी पर बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इसलिए मैग्निफिकेशन -1 होगा। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास, दिस इज एयर टू ग्लास एट पॉइंट O। ओके, रे ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ग्लास है, तो आप ये समझ लो ये आधा लेंस है ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। अब देखो अंदर जाने के बाद ये स्ट्रेट जा रही है, अगर लेंस के अंदर जाने के बाद रे ऑफ लाइट बेंड नहीं हो रही है, ग्लास मीडियम में जाने के बाद अगर वो बेंड नहीं हो रही है, स्ट्रेट ही चले जा रही है, तो इसका मतलब ये अलोंग द नॉर्मल आई है, और अलोंग द नॉर्मल आई है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी बात ही कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 0 डिग्री बी। A prism ABC, okay, with BC as base, BC base है और ये दोनों inclined planes है, BC base है, inclined planes है, ये BC base है, ये inclined plane है, ठीक है, हमको सिचुएशन बता दी गई है, ये तो BC से ही जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि the narrow beam of white light is incident on the prism as shown in below figure, in which of the following diagrams after dispersion the third color from the top of the spectrum corresponds to the color of the sky। देखो यहाँ पे अगर बेंडिंग होगी तो कैसे बेंडिंग होगी, सबसे कम रेड की और सबसे ज़्यादा वायलेट की, ठीक है, फिर ये बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, तो ऐसे ही बाहर निकलेंगे ना, ऐसे, और ये वाला ऐसे, बाकी सारे कलर्स इनके बीच में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, और फिर सब्सिक्वेंटली ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये रेड है। तो फ्रॉम द टॉप रेड, रेड के बाद में ऑरेंज, ऑरेंज के बाद में येलो, थर्ड इज येलो, तो वो स्काई का कलर तो नहीं, स्काई येलो थोड़ी होता, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ पे BC बेस है, ये इसको ही उल्टा कर दिया गया उसी तरह का, तो अभी बेंडिंग होगी, अगेन यहाँ पे नॉर्मल बना दो तो इसकी बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरह से, और हम इनफैक्ट वैसा ही बना लेते हैं, नॉर्मल नहीं भी बनाना तो हम ऐसा बना लेते हैं कि रेड जो है उसकी बेंडिंग सबसे कम होगी और वायलेट की बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी, और बाकी सब वायलेट से लेकर के रेड तक ऊपर से नीचे। तो स्काई का कलर होता है ब्लू, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, यहाँ पर स्काई का कलर होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है ना, बाकी ऑप्शन देखने का कोई मतलब नहीं है। अभी देखो सेक्शन बी है, सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन, सीरियल नंबर 25 to 28, ओके, 25 to 28, ठीक है। 24 क्वेश्चन पहले हो गए, उसमें भी ऐसे था कि हमें कोई 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, यहाँ भी 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने फ्रॉम द सेक्शन। तो फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन वुड बी इवैल्यूएटेड, जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन आप अपने शीट पे अटेम्प्ट करोगे वही इवैल्यूएट होंगे। Limestone, you should have knowledge that limestone is CaCO3, upon heating it gives X, that is CaO, quicklime, quicklime with H2O gives slakelime, CaOH whole twice, है ना, ये सब आपको पता ही है। तो यहाँ पे हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन और यहाँ पे हो गया कॉम्बिनेशन, ये दोनों रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल which represents the type of reactions occurring in step 1, step 2, step 1, step 2। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के कंटेक्स्ट में देखें तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, तो ये एंडोथर्मिक है, और ये इसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, सी, हाँ, सी कहता है कि जो फर्स्ट है वो स्टेप 1 है वो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक है, एंड स्टेप 2 एक्सोथर्मिक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इन विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज हाईएस्ट, हमको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे पीएच वैल्यू दी हुई है, दिस इज पीएच वैल्यू, और यहाँ पर ईयर दे रखे 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके ईयर्स दिए हुए हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पीएच
का हाई होना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है pH ज़्यादा है, मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन लो है, और pH जहाँ पर लो है वहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन हाई है ना। ये उसका pH जो होता है वो एंटी लॉग ऑफ H प्लस आयंस होता है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे ये सबसे कम है, और ये ईयर 2002 जहाँ पर pH का वैल्यू डाउन है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। ये पूछ रहा है हाईएस्ट कहाँ पर है, तो 2002 इज द आंसर। यहाँ पे ऑप्शन है ए ऑप्शन 2002। The diagram shows the reason between metal reaction between metal and dilute acid. यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जिंक और डाइल्यूट HCl की रिएक्शन हो गई। यहाँ पे हमें दिख रहा है मैग्नीशियम और डाइल्यूट HCl की रिएक्शन हो गई। मैग्नीशियम ऊपर दिख रहा है उसमें फ्लोट करता हुआ, आयरन डाइल्यूट HCl, कॉपर और डाइल्यूट HCl तो रिएक्शन ही नहीं होगी। व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी? हाँ, ये क्या दिख रहा है, फ्लोट कर रहा है। क्यों फ्लोट कर रहा होगा? जैसा कि हमने देखा था पहले कि जब कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, हाँ, उसी तरह से मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ भी उसी तरह से बिहेव कर सकता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है कि हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड के साथ में जल जाए। तो उसके जो बबल्स की फॉर्म में वो निकलती है, वो बबल्स मैग्नीशियम के अनरिएक्टेड पीसेस को फ्लोट करवाने लगते हैं। हाँ, तो मैग्नीशियम इज लाइटर एलिमेंट, ये बात तो गलत है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl to produce hydrogen gas which helps in flow. This is the correct option. B is the correct option here. The table shown below gives information about four substances A, B, C and D. हाँ, यहाँ पे 4 substances दिख रहे हैं A, B, C and D. इनके melting points दिख रहे हैं। Okay. Electric conductivity solid form में good, poor, poor, poor and लिक्विड और एक्वस फॉर्म में गुड 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 एंड पुअर। ओके, आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द अबव सब्सटेंसेस। अब इनमें से आयनिक कौन हो सकता है? देखो अपन वैसे ही देख लें कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये तो हो नहीं सकता, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। इन तीनों, ये तीनों ही हो सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले, लेकिन अगर वो तीनों ही ये आयनिक कंपाउंड्स हैं तो इन सबकी लिक्विड फॉर्म में कंडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम अच्छी होनी चाहिए। तो ये गुड गुड ये दोनों तो ठीक है, बी और सी, लेकिन डी हैज पुअर कंडक्टिविटी इन एक्वस फॉर्म, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। ए और डी नहीं हो सकते, बी और सी होंगे। तो बी और सी आर द आयनिक कंपाउंड्स हियर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन है ना। बी एंड सी आयनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनके एक्वस फॉर्म में, और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाई। When I observed that the stain of curry on a white shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed on it, हमने पढ़ा है कि जो सोप हमारे हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो टर्मरिक है हमारे करी में, that is a color indicator which reacts only with bases and changes its color from yellow to red. तो ये रेडिश हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया, दैट इज अब ये कह रहे हैं बट इट टर्न्स येलो अगेन, जब उसको पानी से साफ करते हैं वो फिर से येलो हो जाता है प्लेंटी ऑफ वाटर से जब शर्ट को साफ किया तो व्हाट माइट बी द रीजन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन? सोप इज एसिडिक, नो, सोप इज बेसिक, यस, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, यस, व्हिच गिव्स रेडिश टिंज इन बेसिस, यस, ये दोनों बातें ठीक है। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ये बात भी ठीक है, व्हिच गिव्स रेडिश टिंज इन एसिड, एसिड के साथ तो वो कुछ अपना कलर चेंज नहीं करता है ना। तो 2 and 3, B is the correct option. In which of the following setup would the bulb glow? अभी देखो यहाँ कौन है, डाइल्यूट HCl है, तो बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा क्योंकि आयंस होंगे। इधर देखो शुगर सॉल्यूशन, बल्ब विल नॉट ग्लो, अल्कोहल, बल्ब विल अगेन नॉट ग्लो, और नीचे लाइम वाटर
लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि बेस है और वो भी आयंस में डिवाइड हो जाएगा तो बल्ब विल ग्लो। तो 1 and 4 इज द आंसर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, अभी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 to 35। both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true and R is not the correct explanation of A. A is true, R is false, A is false, R is true. तो आप जानते हो अगर आपको कंसेप्ट से रिलेटेड अपना नॉलेज प्रॉपर है तो असर्शन रीजनिंग बहुत आसान है। असर्शन है क्वेश्चन नंबर 31 में, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट अ कर्ड। यस, इसीलिए जो मिल्कमैन है वो उसमें कर्डलिंग को डिले करने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिला देता है। इसका मतलब वो पीएच को बढ़ा देता है टुवर्ड्स 10 और बेकिंग सोडा की जो पीएच बढ़ने की वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन या पीएच का डिक्रीज होना नहीं हो पाता है, तो ये कर्डलिंग को डिले कर देता है। तो हमारा जो असर्शन है वो ट्रू है। बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू, नो, ये इनफैक्ट इंक्रीजेस द पीएच वैल्यू। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा। Decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction, no, ये गलत है, एक्सोथर्मिक होती है। तो अगर असर्शन गलत है तो रीजन सही होगा, ए की ऑप्शन है, ए इज फॉल्स, ए की जगह आ रहा है आर इज ट्रू, डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। रीजन ना भी देखें तो भी चलेगा, देख लेते हैं फिर भी। डीकंपोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, ये सही बात है, रीजन इज करेक्ट ना। हमारा फॉर्मेट ही ऐसा है कि अगर असर्शन गलत हो गया तो रीजन ट्रू होगा ही होगा। असर्शन रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स, सही बात है, हमने एक्सक्रीशन पढ़ा है। प्लांट्स जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं फॉर एक्सक्रीशन उनमें से एक ये भी है कि रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स, सही है, ट्रू। रीजन रेजिन एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे मतलब असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स, सी वुड बी द ऑप्शन। Sky appears blue in the daytime, सही बात है। White light is composed of 7 colors, ये भी सही बात है, but this is not the correct explanation of A, so B would be the answer. Now question number 35 देखें, the table given below shows the reaction of a few elements with acids and bases to evolve hydrogen gas. A रिएक्शन नहीं कर रहा है, बी दोनों से रिएक्शन कर रहा है, सी रिएक्शन एक से कर रहा है एक से नहीं कर रहा है, और डी दोनों से कर रहा है। ओके, तो एसिड और बेसिस के साथ में रिएक्शन की बात हो रही है जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, सही बात है। एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करने वाला हम मेटल जानते हैं जिंक है, विच रिएक्ट्स विद HCl, उससे जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस से रिएक्शन करता है तो Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये दोनों से रिएक्शन करने वाला केवल जिंक ही है और जिंक के अलावा दूसरा कोई नहीं जो बेस के साथ में रिएक्शन करता हो, तो ये डी तो हो नहीं सकता। सी जो है हमारा उसमें वो कह रहा है एक एसिड से रिएक्शन करता है और बेस से रिएक्शन नहीं करता है, ऐसे हो सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका आयरन है वो एसिड से रिएक्शन करेगा, बेस से उसकी रिएक्शन नहीं होगी। तो बी एंड सी ये ठीक है। अब यहाँ पे एक मिसप्रिंट दिख रहा है हमको, बी एंड डी दो बार लिख गया है, तो एक ऑप्शन बी एंड सी होना चाहिए, हम इसे मान लेते हैं बी एंड सी है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ना। ये अगर मतलब बी एंड डी दो जगह लिख के आ गया है ना, ऐसी कभी कभी हो जाती है प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं, हमें पता चल गया एक बी है एक सी है, तो दोनों सही है।
In which of the following groups of organisms blood flows through the heart by only once, heart only once during one cycle of passage through the blood? ऐसा टू चैम्बर्ड हार्ट यानी फिशेस में होगा, और फिशेस इनमें से कहाँ दिख रही है? रैबिट फिश नहीं है, पैरट फिश नहीं है, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, पिजन, वेल, लेपियम, पेंगुइन, शार्क, डॉगफिश एंड स्टिंगर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सब फिशेस हैं, तीनों जो यहाँ पे दिख रही हैं वो सब फिशेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ रहे हैं। What is the common between extensive network of blood vessels around walls of alveoli and glomerulus nephron? Thin-walled veins, veins नहीं है, thin-walled capillaries which is supplied with blood. Okay, capillaries लिखा हुआ है, वैसे arteries या arterioles लिखते तो better होता, लेकिन fine, D is the option। यहाँ पे D ही सबसे सही option है। Plants use completely different process for excretion as compared to animals. Which one of the following processes is not followed by plants for excretion? They can get rid of excess water by transpiration, ये बात सही है। They selectively filter toxic substances through their leaves, ऐसी बात तो नहीं है। Waste products are stored as resins and gums in old xylem, ये बात भी सही है। They excrete waste substances into the soil, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन बी है। If the power of a lens is -4 diopter, what it means? Then it means that the lens is अब नेगेटिव है अगर पावर, तो लेंस इस तरह का होगा, यानी कॉन्केव लेंस होगा, तभी पावर नेगेटिव पॉसिबल है, क्योंकि एफ पावर नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब F1 इसका फोकस हो। तो कॉन्केव लेंस ए या सी में से एक ऑप्शन हो सकता है। फोकल लेंथ -50 या -25। देखो हमने कहा था कि अगर पावर के लिए फॉर्मूला है 1/f व्हेन f इज इन मीटर, और 100/f इफ f इज इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें f जो है वो वैसे भी यहाँ पे ऊपर मीटर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन तो हमारा यही आंसर तो यही है, लेकिन हमको क्योंकि एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं अपन कि 100/f इज गिवन इन, हमको f सेंटीमीटर में अगर चाहिए तो यहाँ पे -4 डायप्टर लिख देते हैं, तो ये माइनस मतलब कि ये P/f इक्वल टू 1/100/p लिख रहा हूँ मैं, तो f यहाँ पे p की जगह -4 लिखा है, तो -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। Rays from sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. तो concave mirror converge करता है जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट 15 सेंटीमीटर in front of the mirror है, तो इसका मतलब जो C होगा, हाँ C जो होगा उसका डिस्टेंस इसका डबल यानी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल होगा। Where should an object be placed so that the size of its image is equal to, यानी C पे रखना चाहिए, इक्वल तो बनाने के लिए और ये बराबर होंगे, कितनी दूर है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, A is the correct option। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, in which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and then absorbed? ये हम बोलते हैं जहाँ पर सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी ऑल द फंगस। तो मशरूम इज अ फंगस, ग्रीन प्लांट नो, तो ये नहीं हो सकता। यीस्ट यस, मशरूम यस, ब्रेड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पैरामीशियम कस्कुटा इनमें से कोई भी है ना, ये सब सिम्बायोटिक मोड ऑफ ये सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि ये पहले डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस के ऊपर बैठे हुए होते हैं, तो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस को पहले डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद इसको सक करते हैं। वही लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब्ड। तो ऐसा फंगस में होता है। इन अ पर्सन द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल। नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है ना, वो क्या करता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है, तो वो सेलेक्टिवली
एब्जॉर्ब कर रहा है चीज़ों को, जिसमें खास करके पानी है सबसे ज़्यादा, तो उसके अलावा ग्लूकोज है, मिनरल्स है और अमाइनो एसिड्स हैं। ये 4 काम की चीज़ें जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ गई थी, उनमें से काम की चीज़ों को वापस ले लेना इस सेलेक्टिव रीअपटेक, वो काम ट्यूबुलर पार्ट करता है। तो अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा, तो क्या क्या हो सकता है? तो यूरिन विल नॉट बी फॉर्म्ड, ऐसा तो नहीं है, यूरिन तो बन जाएगा लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज अनअफेक्टेड, ये भी गलत है। यूरिन इज मोर कंसंट्रेटेड, नो। यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, यस, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो वाटर यूरिन के साथ में जा रहा है, तो यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड। Then question number 43, if the real image of a candle flame formed by a lens is 3 times the size of the flame and the distance between lens and image is 80 centimeter, okay, तो रियल इमेज बनी है, कोई लेंस बना रहा है, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, रियल इमेज तो ये बनाता है, और 3 टाइम्स इनलार्ज अगर इमेज बन रही है तो बियॉन्ड 2f2 बन रही होगी, है ना। दिस इज f2, दिस इज 2f2, दिस इज f1 एंड दिस इज 2f1। वो कह रहे हैं कि यहाँ से 80 सेंटीमीटर दूर इमेज बनी है एंड विच इज 3 टाइम्स इनलार्ज्ड ना। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है वो 3 टाइम्स इनलार्ज है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू माइनस, ये क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, ऐसा लिखा हुआ है। Real image of a candle flame formed by a lens is 3 times the size of the flame and the distance between lens and image is 80 centimeter. This is the information given. At what distance should the candle be placed from the lens? कहाँ पे रखें ऐसा करने के लिए? तो वैसे तो हमें समझ में आ रहा है ये इन दोनों के बीच में कहीं रखा जाएगा, लेकिन हम कैलकुलेट कर लें, हमसे पूछा जा रहा है कि u क्या है, जबकि v जो है वो प्लस 80 सेंटीमीटर है, ऐसा ही। दिस इज इमेज डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके लेंसेज के लिए हम लिखते हैं m इक्वल टू वी अपॉन यू, मतलब प्लस v अपॉन यू, और यहां से हम u के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं m इंटू नहीं, u का फॉर्मूला निकाल यहाँ पे हम बना सकते हैं, u को यहाँ और m को यहाँ, v अपॉन m, वेयर v इज प्लस 80 एंड m इज माइनस 3। तो मैग्नीफिकेशन जो हमारा u आएगा वो हम उसको माइनस 80 अपॉन 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ऐसा देखें ऑप्शन है क्या? यस, वी हैव दिस ऑप्शन, ऑप्शन डी, माइनस 80 अपॉन 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई कि टकरा के उसी रास्ते से सी से होकर के नीचे चली जाए। While looking at the above diagram, Nalini concluded the following. Number 1, the image of the object will be a virtual one. Virtual image तो बन ही नहीं सकती इस पोजीशन के लिए, virtual तो तब बनती जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, तो यहाँ तो नहीं, तो 1 is wrong. The reflected ray will travel along the same path as the incident ray but in opposite direction. सही बात है। If it appears to be originating from C, after getting reflected it will go back into the same direction, वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। The image of the object will be inverted. Yes, image तो अब beyond C बनेगी, इस तरह का सीन है, हाँ, और रियल और इन्वर्टेड तो होगी, रियल इमेज है तो इन्वर्टेड तो होगी, तो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड इज करेक्ट। रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रैवल अलोंग द सेम पाथ, ये बात भी सही है ना, सेकंड और थर्ड दोनों बातें सही है। दिस इज अ कॉनकेव मिरर, सही है, एंड द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, यस। तो 2, 3, 4 तीनों सही हैं। अब हम ऑप्शंस हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के
क्वेश्चन नंबर 44 तक हमने किया है। बाकी के क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स थोड़े अलग से भी दिए हुए हैं, वो सब कल की क्लास में करेंगे। हाँ, तब तक आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और ध्यान से वीडियो को पॉज कर करके देखो। मैं छोटे वीडियोस बना रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। जितना आपको आधे घंटे का अगर एक वीडियो मिल रहा है तो आप उसे थोड़ा बहुत पॉज करके देखोगे तो आप घंटे भर से पहले पहले फ्री हो पाओगे, है ना। दिस इज आई एम डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक गिवन बाय द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग ऑफलाइन। ठीक है, कि वो कहते हैं कि आप बहुत बड़ा अगर वीडियो बनाते हो तो हमें उसे देखने के लिए डबल टाइम लग जाता है। तो मुझे लगा बात ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा वीडियो का साइज छोटा किए हुए हैं अभी। हालांकि क्वेश्चंस हमने आज भी 24 ही किए हैं। ठीक है, तो आप इसको देखो, कल आगे इसके बात करेंगे। थैंक यू।